धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से रोजाना की तरह आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और उन सब खबरों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज 1 मई है, आपका पसंदीदा दिन, मजदूर दिवस। कैसे याद करेंगे, क्योंकि अब तो सब चीजें रिवायती बन के रह गई हैं। बस ट्विटर पे कुछ लिख दिया, सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, वरना मजदूरों के लिए कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। शायद मजदूरों को भी अब इतना होश नहीं रहा है कि उनके लिए कुछ हो। सही में बहुत ही ध्वस्त हो गया। यह इंटरनेशनल डे मई दिवस या लेबर दिवस, श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसका मायने था कि मजदूरों को, उनकी चेतना को मजदूर वर्ग के आधार पर करना, उसको एक परिवार के रूप में देखना है और उनमें यह राजनीतिक चेतना भरनी है कि हम आंदोलन करके ही नहीं, बल्कि हम लड़ाई करके, संघर्ष करके, सत्ता पर कब्जा करके हम समाजवाद का निर्माण करेंगे और वर्ग भेद जो समाज में खत्म करेंगे। यह अमेरिका के शिकागो से शुरू हुआ था और 100 वर्ष अधिक हो गया और पूरे विश्व मनाया जा रहा है। पूरे यूएसएसआर में और बाकी जगहों मनाया जाता था, लेकिन आज एक प्रतीकात्मक रह गया है। ट्विटर इससे अलावा भी जमीन पे है, कुछ जैसे रामलीला मैदान में, जहां पहले 10 से 20 हजार लोग पहुंचते थे और एक अपनी यात्रा करते थे, प्रदर्शन धरना करते थे या रैली निकालते थे, वो अब कुछ 1,000 भी जमा करना मुश्किल हो गया है। यही हालत हालांकि देश के कई अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। फिर भी मतलब इस हिसाब से याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मांगे तक सिमट गई हैं। अब उस क्रांति की बात नहीं करते हैं जिसके लिए ट्रेड यूनियन या इंटरनेशनल डे या ऐसा मनाया जाता था। यह बहुत दुखद है। फिर से इसको जीवित करना पड़ेगा नए तरीके से आज के समाज में। जी, क्या ये ट्रेड यूनियंस का निकम्मा नकारापन है, या जैसे फिल्मों से मजदूर को गायब कर दिया गया, मीडिया के हर क्षेत्र से मजदूर को गायब कर दिया गया, अब मजदूर की कोई बात ही नहीं होती है, तो मजदूर भी अब अपने बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता है, वो भी दिव्य भव्य दुनिया में जी रहा है? मजदूरों का निकम्मापन नहीं है। मजदूर अभी भी, भले ही उसका कुछ प्रतिशत जहां भी कहीं फांसीवाद का आक्रमण होता है, वैचारिक रूप से वह अंधविश्वास में और अज्ञानता के कारण अपने ही विरोध में काम करना शुरू करते हैं। जैसे जर्मनी, इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले देखा गया था, भारत में देख रहे हैं, स्पेन में हुआ था और अभी यूक्रेन में दिख रहा है। इजराइल की कई अधिकांश जनता इस पीछे पड़ चुकी है। अमेरिका में भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में हो रहा है, हमारे भी हो रहा है। लेकिन फिर भी छोटे छोटे मुद्दे से बड़े मुद्दे को लेकर, आप ट्रक आंदोलन को देखें, किसान आंदोलन तो बहुत बड़ा था, ट्रक आंदोलन को देखिए, रातों रात दूसरे दिन सरकार झुक गई। तो मजदूरों में निकम्मापन नहीं है। यदि मजदूरों में निकम्मापन नहीं, मजदूरों की ट्रेड यूनियंस का मैंने कहा है। हाँ, अच्छा, ट्रेड यूनियन को धीमे धीमे करके, जो ट्रेड यूनियन के लीडर थे, जो जैसे सीपीआई, सीपीएम, लिबरेशन के जो ट्रेड यूनियन है, कांग्रेस का तो ट्रेड यूनियन था ही था, आज भारत में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन आरएसएस का है, बताइए। और जो भी है, एचएमएस उनका है और बीएमएस दूसरा है, ये सब है। ये सब के सब कहीं ना कहीं नीचे गिर चुके हैं और इनके जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, इनको एयर कंडीशनड ऑफिस चाहिए, हवाई जहाज आ जाने की सुविधा चाहिए, जितने चंदा आते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये था सर कि क्या स्क्रीन से और अखबार से जो मजदूर की तस्वीर, इमेज, वीडियो गायब हुई हैं, क्या उससे भी अब मजदूर के बारे में सोचना खत्म हो गया है? यह है, उसका असर है। वह तो उसका असर निश्चित रूप से है, क्योंकि जहां भी मजदूर यूनियन है, जहां भी तथाकथित रूप से क्रांतिकारी पार्टी है जिनके साथ ट्रेड यूनियन काम करती थी, क्योंकि ट्रेड यूनियन हब सेंटर था मजदूरों के यूनियन को बढ़ाने का और वर्गीय एकता करने का, उसको बर्बाद करने में जो बुर्जुआ पार्टी है, उनके जितने भी, जो आपने कहा सोशल मीडिया है, उससे उनको नेस्तनाबूद करने में मदद मिली है, उन्होंने किया है। जी, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, संविधान हम बचा के रखेंगे, हमारे बारे में गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तेजी से प्राइवेटाइजेशन किया, तो आरक्षण बचा ही कहां?
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो केवल प्राइवेटाइजेशन नहीं, जैसे यूपीएससी में उसका कुछ प्रतिशत रह गया है, वो चुने जाएंगे, उनका कंपटीशन में नहीं होगा। पूरे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में चल जाएं, वाइस चांसलर से लेके प्रिंसिपल और नीचे तक वो आरएसएस के लोग भरे जा चुके हैं। जहां भी इस तरह की संस्थाएं बनती है वो उठाकर रख दिए गए कि तुम इसमें काम करो। और यहां तक कि मैं आईएएस आईपीएस का जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, कलेक्टर का ऑफिस है, वहां जाता हूं तो वहां पे पूजा पाठ का वो सामान कर दिया, पहले वो करो उसके बाद से उनके पास जाओ। तो ये तो ध्वस्त कर ही दिया गया, आरक्षण हो ना हो कोई मायने नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आरक्षण भी सीधे तौर पर मजदूर वर्ग से जुड़ा होता था, तो मजदूर वर्ग को अब इस आरक्षण की भी चिंता नहीं रही है। अब मजदूर वर्ग की चिंता का बात तो है, 60% निश्चित रूप से इसके विरोधी है, लेकिन इनके जो नेता है इस चीज को समझना चाहिए। मजदूर वर्ग जो मजदूर है, जो भी उनकी समझ है, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता हैं, ट्रेड यूनियन है, पार्टीज हैं, वह पूरे के पूरे अब केवल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरह काम कर रहे हैं। वह कहीं से भी वामपंथी या क्रांतिकारी दल नहीं रह गए, और इसलिए इनका जो इनिशिएटिव है, जो विकल्प की राजनीति है, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, और सबसे बड़ी खबर आई कल ब्रिटेन की एक अदालत से, जिसमें पता चला कि किस तरीके से जो कोविड शील्ड बनाई गई है, भारत में जो लगाई गई है, वो कैसे लोगों की जिंदगी से खेल रही है। और तमाम तस्वीरें हम देखते हैं कि खेलते खेलते लोग मर जा रहे हैं, बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते लोग मर जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में उस तरीके का हंगामा नहीं दिख रहा है। वो अभी भी कोविड वैक्सीन के साथ खड़ा और ये प्रचार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में लगा दिया उसको। जी हाँ, अपनी गलती को ना मानना इनका धर्म है, इनका आधार है। गलती मानना शुरू कर दे तो इनके जो भक्त हैं वह भी खत्म हो जाएंगे। जहां तक इस कंपनी की बात है, अंततः इसने स्वीकारी, पहले नहीं मानना। एस्ट्राजेनिका है, वहां की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, नामी हो ना हो, बहुत बड़ी कंपनी है, जिनके मदद से हमारे अभी कोविशील्ड वगैरह बना। और इसके दो साइड इफेक्ट खुलेआम नजर आ रहे हैं। एक तो है टीटीएस, फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विथ थर्म्बोसिस्टोपेनिया सिंड्रोम, एक खास तरह का सिंड्रोम है जिसमें ब्लड क्लॉट्स होते हैं, और ऐसे जगह पर होते हैं जहां उम्मीद नहीं की जाती। ब्रेन या लंग्स में तो होता ही है, वह तो सामान्य लोगों का ब्लड क्लॉट होता है, यानी खून का जम जाना है। वो आपके पैर में हो सकता है, पैर मोटा, जिसके बाद से बचना मुश्किल है। और दूसरा जहां तक है, वह खून में प्लाटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स के बारे में हमारी जनता जो भी समझती है, वह मुख्य रूप से खून को एक खास गति और खास तरह का, ना मोटा होना पतला, उसको मदद करती है, साथ साथ लड़ने की कोशिश करती है। और यह इस तरह की भयानक चीजें हैं जिसमें लोग मर रहे हैं। जहां तक हमारी मीडिया का, आपने शुरुआती में कहा कि मजदूर वर्ग की एकता और उनके संघर्ष को तोड़ने में क्या इनका हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, और जिसमें यहां भी वो काम कर रहे हैं, इस भद्दे तरीके से ये लोग। मैं इसी सवाल को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे सिंगापुर, हांगकांग ने कहा कि एमडीएच के और एवरेस्ट के मसालों में जो है कैंसर है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने कहा कि मसाले ही नहीं, 527 भारतीय प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे कैंसर फैल रहा है। उससे पहले हमने देखा कैसे कफ सिरप में तमाम तरीके की बातें सामने आई कि अफ्रीका के देशों में बहुत सारे बच्चे कफ सिरप पी के मर गए हैं। लगातार पिछले कई सालों से ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन भारत में कोई बेचैनी नहीं है, मरने दो लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी तक हमने जो बात किया वही नजर आ रहा है। जो बेसिक नैरेटिव है उसको कोशिश की गई है, और कुछ हद तक यह सफल हुए, तभी तो फांसीवाद का उदय हुआ हमारे देश में। क्यों, मुख्य जो आधार है हमारे स्वास्थ्य का एक है, बेरोजगारी वगैरह तो है ही है, और स्वास्थ्य के प्रति भी हम इतने निष्क्रिय हो गए, इतने भाग्यवादी हो गए कि जो भगवान ने लिखा है वो होगा। कैंसर से ही देखिए जिस तरह से लोग मर रहे हैं, हमारा देश उसका एक कैपिटल बन चुका है पूरे वर्ल्ड का कि मैक्सिमम कैंसर ही हो रहा है, फिर भी कोई मतलब कहीं आग नहीं लग रहा है इसके खिलाफ। जी, मतलब जिम्मेदारी सरकार को देने की जरूरत नहीं है, बस ये तो ऊपर वाले ने पैदा किया तो मरेगा भी आदमी, किसी न किसी वजह से तो मरेगा ही, यही सोच सकते हैं। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, मरने में भी। अच्छी लाइन आपने कही है। लंदन की दूसरी खबर का जिक्र कर लेते हैं। एक आदमी ने तलवार से हमला कर दिया, एक लड़की की हत्या कर डाली, कई को गिरफ्तार कर लिया, कई को घायल कर दिया, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। जानकारी पूरी दी नहीं जा रही है, उसने क्यों हमला किया, क्या वजह थी। हाँ, ये पूरा पता नहीं चला। लंदन पुलिस ने इतना ही कहा है कि टेररिस्ट एंगल नहीं, यानी ये जो है या तो पागल हो गया था या बेवकूफ था, जो भी था, और इस तरह का जो कल्चर है उसका एक हिस्सा है। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए, 2 सिविलियन हुए, और ये बेचारा 14 साल का मर गया।
एक औरत ने कहा कि इसके दरवाजे के सामने चिल्ला रहा था, पूछ रहा था, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या भगवान में विश्वास करते हो? इन लोगों ने बंद करा, सांसें रोकी रखी थी अपनी। आप किस तरह की हालात होंगे पता चल सकता है, और बाद में अंततः पुलिस आई, पकड़ के ले गई। सुनाक ने कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं, हमारे गलियों में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि सुनाक अच्छी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमास के संघर्ष लड़ाई के बाद से जो गाजा पट्टी में हो रहा है, वहां 7,000 से अधिक बच्चे मार गए, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। वहां के लंदन के गलियों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी चलिए, अच्छी बात है, कम से कम अपने घर में ना बर्दाश्त करें, दूसरे के घर में आग लगा लें। अगली खबर है अमेरिका से। वैसे एक चीज यह भी है कि वहां 7 से 8% इन तरह की घटनाओं में पिछले साल से बढ़ोतरी हुई है। जी, जब से सुनक बाबा आए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है अमेरिका से। ज्यूरी को और गवाहों को धमकाने के मामले में ट्रंप पर $9,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। ट्रंप बचे हुए हैं। गैग ऑर्डर कहते हैं, गैग मतलब दबाना, बंद करना। यानी आप जूरी के खिलाफ, आप कोर्ट के खिलाफ, या जो वहां के गवाह उसके खिलाफ यदि बोलेंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है। $9,000 लगाया है, और यदि ज्यादा फिर कहीं दोबारा बोला तो हो सकता है इनको जेल भी हो जाए। तो ट्रंप भी मस्त है, उनको कुछ अंतर नहीं पड़ रहा। हालांकि जब भी इनका प्रचार प्रसार का काम होता था उसी समय डेट पड़ता था, नहीं जा पाते थे। और अपने बेटे का ग्रेजुएशन का सेरेमनी इसके लिए उन्होंने मांगा, तो इस पर जूरी ने और जो भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए रोकने लगे, आप जा सकते हैं। लेकिन ट्रंप उस हद तक की बदमाशी कर रहे हैं जहां पे इनको जेल का जाना लगता है लाजमी हो रहा है। जी सही कह रहे हैं। वैसे कल उन्होंने एक बयान ये भी दे दिया कि नेतन्याहू की वजह से 7 अक्टूबर हुआ था और उसकी सही आलोचना हो रही है। लेकिन हम जब गाजा से जुड़ी खबरों का जिक्र करेंगे तब इस और कुछ ध्यान देंगे। लेकिन अभी बात करते हैं जो है बिल गेट्स की। एलन मस्क के चीन के दौरे के बाद बिल गेट्स को चीन की दीवार बड़ी याद आ रही है सर। अब चूंकि एलन मस्क गए हैं और बड़ी भारी मात्रा में, जैसे इनको लगता है कि इन्होंने वहां से व्यापार कर लिए, अपने कार बेचे या जो भी बेचे, अपने सैटेलाइट से जो अलग से अपना वो कर रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर या इंटरनेट का जो, हाँ, वो दे रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि हमारा क्यों नहीं, इनके भी पास है। यह भी जहां तक इनका है, माइक्रोसॉफ्ट इनके पास है, फेसबुक वगैरह वगैरह है, और ये पहले भी जा चुके हैं, इसी साल के शुरुआत में गए हैं, और ये कहीं पीछे पड़ रहे हैं। हालांकि वहां के राष्ट्रपति शिन से भी, जी पिंग से भी मिले थे, और इसलिए अपनी याद दिला रहे हैं, उस पर ट्वीट कर रहे हैं, और ये अपनी बातें भेज रहे हैं, भैया हम भी हैं, हमें ना भूलो। ये दोनों की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। जी, पर इस घटनाक्रम को मैं दूसरे संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूं। ये बिल गेट्स बाबा भी इंडिया आए थे, नरेंद्र मोदी इनको एक पत्रकार की तरह बैठा दिया था, बगल में इनका इंटरव्यू दिया था। एलन मस्क आए नहीं, वो चाइना चले गए। तो एलन मस्क ने तो इनके इंडिया आने पे कुछ ऐसा कहा नहीं था कि मुझे इंडिया याद आ रहा है। लेकिन एलन मस्क के चाइना जाने पे इनको चाइना की दीवार क्यों याद आ रही है? ये क्या संयोग है? चाइना के दीवार पर गए थे तो उन्होंने पतंग उड़ाया था। हाँ, जहां तक बिल गेट्स की बात है, उसकी फोटो डाली थी, उस समय नहीं डाला था शायद, जो भी था। नहीं, सवाल यह नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब यह है कि ये लोग बहुत बड़े पूंजीपति हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा काफी भयंकर है, दोनों में कंपटीशन है, और इनकी कोशिश है कि पूंजी को आगे बढ़ाएं, विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बने रहे। और यदि हारते हैं तो इनका एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। उसके लिए कहते हैं भारत में ये आए। लेकिन सर ये बताइए ना, एक अगर भारत में आया और मोदी का इंटरव्यू लेके चला गया तो उससे तो अपने आप में चौड़ा होना चाहिए ना। और अगर एक चाइना चला गया तो दोनों चाइना में क्यों घुसना चाहते हैं? चाइना की पूंजी जो है, भारत का जो भी है, चौथा पांचवा पोजीशन है, कुल मिला के 3 ट्रिलियन है, 3.5 ट्रिलियन भी बढ़ा है, मान लेते हैं को सही है। और चीन का 14-15 ट्रिलियन है, बहुत अंतर है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो कैपेबिलिटी वो अलग है, वहां के जो आर्म्स एम्युनिशंस बेचने की वो अलग है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा हुआ। एक हम भेज देते हैं सैटेलाइट चांद के दूसरे तरफ और हम कहते हैं कि विश्व में पहली बार हुआ है। वहां पे यह महत्वपूर्ण नहीं, वहां पे यह है कि वह आए दिन, चीन और रशिया आए दिन हर हफ्ता एक भेजे जा रहे हैं, जैसे कि एक मजाक बना के वो एक आइलैंड नया बना देता है। तो वहां से व्यापार करने का, बढ़ने का जो आधार है उस वह भारत में अब नहीं है। भारत में भी मंदी आ रही है जो हमें नजर नहीं आ रहा अभी हमारा तो दिमाग कहीं और बढ़ा हुआ है कि हम विश्व गुरु बने हुए हैं। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो शुरू कर रहे हैं हम गाजा से, फिलिस्तीन से और इजराइल से और ईरान से जुड़े हुए। यहाँ जो पहला अपडेट है वो है बीबीसी के हवाले से। बड़ा खोजी चैनल बन गया बीबीसी। उसने ईरान की 2022 की एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक लड़की जो नाबालिग थी, बताया गया कि वो गायब हो गई। बाद में अब बीबीसी कह रहा है कि जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने उसका किडनैप किया, बलात्कार किया और हत्या की।
और बाद में खबर डिलीट भी कर दे रहा है। जी हाँ, यह थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि बीबीसी ने डिलीट करने के पहले उसे पता है कि लोगों ने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा और वह चीज़ उन्हें पता है क्या है, यानी वह आग लगाना चाहते हैं। वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस बात को फिर से कहा है, उनके अभी वेबसाइट पे यह चीज़ है कि ईरान ने ऐसा किया। यदि किया तो उस समय क्या हंगामा मचा नहीं मचा। अभी की स्थिति में यह ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है, मात्र यह औरतों के पक्ष में की बात नहीं नजर आ रही है। हो सकता है इस तरह की घटना हुई हो, क्योंकि वहां लाखों लाख औरतें महिलाएं आई थी इस हिजाब के खिलाफ और दूसरे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन इसमें अभी केवल अधिकारों की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान की जो स्थिति है और जो अभी गाजा पट्टी में यहूदियों के खिलाफ या यहूदियों के पक्ष में जो बातें हो रही है, जो फलस्तीन के खिलाफ और फलस्तीन के पक्ष में जो बातें हो रही है, उससे संबंधित है। वह आग कहीं और लेने जा रहे हैं और इनिशिएटिव जो है वह सऊदी अरेबिया की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जहां पर कि बहुत राजनयिक लोग, विदेश मंत्री और बड़े बड़े लोग आके बातें कर रहे हैं और कुछ ना कुछ पका रहे हैं। और उसकी स्थिति में ईरान की जो स्थिति है उसको वह नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ऐसा समझना लग रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एजेंडे प्रोपेगेंडे के तहत ईरान को बदनाम करने की कोशिशें साजिशें की जा रही हैं। IAEA के चीफ जाने वाले हैं ईरान, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है नहीं बना रहा है तो देखने की बात हो रही है। इनके जाने से कुछ पता नहीं चलेगा, ना ही ईरान बताने वाला है, ना ही इनको कुछ करने वाला है। और ये चीज हुआ कि IAEA का जो एक रिलेशन था 2015 के बाद से ईरान से कमा है। जो ही इन जाते थे, इनके लोग जाके देखते भागते थे। अमेरिका ने जब ट्रंप आए थे तो यह खत्म कर दिया था कि हम इस पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसे विड्रॉ करते हैं। जो भी इनका एक JCPO था, यानी ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, जिसमें देख की जाती थी कि क्या ईरान सही में एटम बम बना रहा है कि नहीं बना रहा, उस तरफ तो नहीं जा रहा, संवर्धन उसके लिए तो नहीं कर रहा है, या केवल अपने पावर एनर्जी के लिए कर रहा है। तो उसके बाद से अब फिर से ट्रंप के आने के बाद से और ईरान पे हर तरह की प्रेशर, जो पिछली अभी हमने घटना की बात की औरतों के खिलाफ, जो लड़कियों के खिलाफ हुआ, अभी इस तरह की बात है। ये प्रोपेगेंडा के रूप में लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जहां तक एक ईरान ने कहा है कि हम बॉम्ब नहीं बनाने जा रहे हैं, दूसरे यदि मान लेते हैं कि बनाने जा रहा है, तो अभी जो न्यूज आ रहा है उसके हिसाब से यदि बनाने जा रहा है तो तकरीबन वह बना चुका है, इनके जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी इराक की एक घटना को लेकर अभी हमने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था कि कैसे वहां पर 4 यमन के मजदूर मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं थी। अब वहां पर जो काम करती थी UAE की कंपनी, उसने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। जी हाँ, ये 4 मारे गए थे, इनके नहीं थे। हालांकि कंपनी में भी जो भी इंडस्ट्री था वहां पे तेल पैदा करने का, उसको रिफाइन करने का जो भी था, उसको कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंची थी। लेकिन अभी की स्थिति में UAE कहता है कि भाई हमारे लिए बड़ा मुश्किल है काम करना, क्योंकि तुम कुर्दिस्तान, यह जो एरिया जो है इराक के ही अंदर में कुर्दिस्तान जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पे है, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है काम करना, पता नहीं हमारे कब मारे जाए। और 2500 मेगावाट का जो बिजली बन रहा था जहां इनका तेल जाता था, अब वह मुश्किल हो गया। तो यह ईरान के लोगों को यह समझना हो कि आखिर किसने आक्रमण किया। हालांकि इशारा ये लोग ईरान की तरफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। हो सकता है इसमें अमेरिकी हाथ हो सकता है इजराइल की तरफ से बदमाशी किया हो, अभी कुछ कहना मुश्किल है। जी जिक्र इस खबर में भी ईरान का हो रहा है, तो अगली खबर से भी ईरान के ही होने की खबर मिल रही है या अंदेशा हो रहा है। हमास के लीडर, फतह के लीडर चाइना पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने मुलाकात की है। क्या बगैर ईरान के मुमकिन होगा ये? ये लोग पहुंचे, इसके पहले ये लोग इसी साल के शुरुआत में रशिया भी पहुंचे थे। जी। और ऐसा लगता है कि इनकी कोशिश है कि इन दोनों से बातचीत करवाया जाए, मिलाया जाए। हालांकि फतह वाले उन्हीं की बनी हुई है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। वेस्ट बैंक में इनका तथाकथित रूप से अधिकार है, लेकिन कोई इनकी चलती नहीं है, क्योंकि इजराइल की सेना जो इजराइल चाहता वही आता है। इन दोनों के मिलने से रशिया या चीन लगता है कि इन्हें कुछ न कुछ शायद पॉजिटिव पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो मुश्किल है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी फतह की तरफ से, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से फिलिस्तीन के आधार पे उनके पक्ष से कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। किस हद तक मिलेगा और नहीं मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मजाक बन गया है। यदि मिल भी जाता है तो वह उसी तरह की चीज होगी जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में अभी वेस्ट बैंक है, वह गाजा भी उसके अंदर में, यही
अमेरिका की यही इजराइल की कोशिश है। देखते हैं इसका क्या आउटकम होने वाला है। वैसे सही में फिलिस्तीन के जो वेस्ट गाजा के जो सत्ता जो है वो हमास की है, उनका पॉलिटिकल विंग भी है, मिलिट्री विंग भी है, बाकी रिलीजियस विंग तो है ही है। जी, इसको उलट के देखें सर, अमेरिका एंड कंपनी जहां चाहती हैं कि गाजा पर भी पैलेस्टाइन अथॉरिटी का कब्जा करा दें, वहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन, रूस, ईरान और तमाम देश ये चाहते हो कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के अंदर ही हमास को घुसा दें और हमास ही पैलेस्टाइन अथॉरिटी हो जाए। कोशिश यही है। पिछले चुनाव में ये पैलेस्टीन अथॉरिटी यानी फतह मोहम्मद अब्बास है जो भी, ये बुरी तरह हार गए थे। उसके बाद से हमास का ही वहां पे राज्य है, हमास ही कर रहा है। और हमास को हटाकर अभी की स्थिति में जो भी हो, जितना भी उस पे इनकी ध्यान रिलीजियस हो, रिलीजियोसिटी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मुख्य रूप से यह है कि जनता भी उनको चाह रही है और जनता के लिए काम करते रहे, दोनों एक दूसरे से मिले हुए। इसलिए यदि सही में यदि ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सार्वभौमिक फिलिस्तीन सत्ता की बात है, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा और सब मिला के बनता है, इस जेरूसलम को मिलाकर जहां उनकी राजधानी होगी, वह बिना हमास के कल्पना करना मुश्किल है। और सारी की सारी जितनी भी शांति प्रस्ताव है वह इसीलिए खत्म हो रहा है कि ये लोग हमास को अलग करना चाहते हैं। जी, स्पेन समेत यूरोप के 5 देश फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, कुछ दे भी चुके हैं। और इसी घटनाक्रम के बीच यूरोपीय यूनियन के कुछ नेता सऊदी अरब पहुंच जा रहे हैं। क्या सऊदी अरब अब अमेरिका के बाद, या अमेरिका अब सऊदी अरब को यूरोपीय यूनियन के जरिए भी कोई संदेश देना चाहता है क्या? इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं यूरोपियन यूनियन के, इन्होंने कहा है कि सब, चूंकि अमेरिका, इजराइल इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन यानी 2 स्टेट नेशन के सॉल्यूशन को नहीं मानेगा। नंबर 2, अमेरिका अभी कहे तो न्यूट्रल हो गया उनके नजर में, और वह इजराइल पर दबाव डालने में असमर्थ है। इसलिए अभी की हालत में जो सही में 2 स्टेट नेशन का सॉल्यूशन कर सकता है वह है अरब कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिलाकर, इनका यह कहना है। और यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग चली जिसकी मैंने चर्चा की। वहां पे इकोनॉमिक फोरम का भी बातचीत चल रहा है, इस्लामिक स्टेट और अरब कंट्रीज का भी होने वाला है कुछ समय के बाद से, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। लगता है कि वहां इनका मतलब वो मक्का मदीना हो चुका है। वैसे अलग बात है कि वो वहीं पे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और ये जो चर्चाएं कर रही है, देखिए किस तरह की बात कर रही है। मान लेते हैं कि अरब कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन उसमें नेतृत्व लेते करते। यूरोपियन यूनियन आज किसके अंडर में है? पूरी तरह अमेरिका के अंदर में है। अरब कंट्रीज की बात करते हैं, क्या वह एक यूनिटी के रूप में, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रहा है? हम जानते हैं बिल्कुल ना कर रहे हैं। कुल मिलाकर वह वैसी खिचड़ी है जो बिरबल की खिचड़ी से भी गई गुजरी है। इसका कोई मायने नहीं होने वाला है। और इन्होंने एक चीज कहा है जो मैं दोबारा कह रहा हूं, ये कहते हैं अभी अमेरिका के विदेश मंत्री कि ये 40 दिन का जो समझौता जो आ रहा है इनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है, इसे ना चूके। भला बताइए 40 दिन के बाद से क्या होने वाला है? इसमें कह रहे हैं कि आपके 25, 30, 50, 200 जो कैदी जो है आप भी छोड़ दीजिए इस तरफ से, और उधर से इजराइल भी छोड़ देगा, और इस बीच में आप चाहे तो जो भी चाहे। यह 40 दिन केवल इसलिए है कि इजराइल फिर से अपने आप को संगठित करे, आईडीएफ को फिर से मजबूत करे और फतह में जाके खत्म करे, और तब जाके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा के ऊपर नेतृत्व दे, जो अमेरिका और इजराइल के अंदर में होगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत कुछ घट रहा है। वैसे जो छात्र आंदोलन खड़ा हुआ है सर अमेरिका से शुरू होकर पूरे यूरोप में, अब आसान नहीं है उसको इतना दबाना। और जो ये लोग कर रहे हैं गाजा या इजराइल के अंदर जाकर, तमाम अमेरिका और पश्चिमी देश वो अपने मंसूबे जो है कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, ये भी इतना आसान नहीं दिखता है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अमेरिका में 1000 से अधिक छात्र पूरे यूनिवर्सिटीज में वहां पे आंदोलन चला कर दिया। फ्रांस में साइंस पो यूनिवर्सिटी करके है, जहां ये करीब काफी फंडिंग करते थे, 1 मिलियन यूरो यानी 10 लाख यूरो देते थे। उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। यानी फ्रांस की सरकार ने कहा है कि आप यदि इजराइल का विरोध करते हैं तो हम आपको देंगे। अब रास्ता, अब आंदोलन नहीं रह गया, रास्ता है उस क्रांति के लिए संघर्ष करना, जहां ये फ्रांस की जनता फ्रांसीसी सत्ता को अंदर करे। अमेरिका में तो मुश्किल लगता है लेकिन संभव है। जर्मनी में जहां हजारों हजार जनता फिर से खड़ी हुई है, भले ही पोलैंड में फिर से जनता खड़ी हो रही है, भले ही किसान वहां के भी कुछ समय के लिए शांत हो, तो अभी क्रांतिकारी माहौल हो चुका है। आगे बढ़ो उसके तरफ। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर भले ही आईसीजे ने जर्मनी को राहत दे दी हो, निकारागुआ की अर्जी को खारिज कर दिया हो जनसंहार वाले मामले में, लेकिन जो आंदोलन खड़ा हुआ है ना स्टूडेंट का, अब मुझे लगता है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इतनी आसानी से अब वो छात्र पीछे हटने वाले नहीं है। पल पल चीजें वैसे बहुत बदल रही हैं तेजी से, हर पहलू आपके सामने हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम 24/7 काम तो करते ही नहीं है, कुछ खास खबरें होती हैं उनसे आपको जरूर रूबरू कराते हैं और उस पर साथ देते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।